क्लास में होगा कि फिर धुंधला आ रहा है जी, फिर बोलेंगे? नहीं मतलब ये बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ कम से कम 4 बार पढ़ लो एग्जाम तक। वो लोग इतना मोटा बुक 4 बार कैसे पढ़े? तो पहली बार करोगे तो टाइम लगता है, सेकेंड बार स्पीड से होगा, थर्ड बार होगा। तो जो फिर क्या होगा ना, जब 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना, तो जो जो चीज भूलते हो, ठीक है, उसको फिर ट्रिक बना के फिर उसको याद करने की कोशिश करना, जहां जहां भूलते हो आप। तुम्हें समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब जीएस तो पढ़ ही लोगे, जीएस का नहीं बनाओ, छत्तीसगढ़ बता रहा हूँ बात आपको। जैसे बात करूं मैं, जनजाति की बात करूं, ट्राइबल वाला पढ़े होगे, बहुत कंफ्यूज करता है, उसको अच्छे से करना, क्योंकि बाहर पढ़ो तभी याद होगा वो। छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत आसान है। आधुनिक जो आपका जो मॉडर्न इंडिया है ना, मॉडर्न छत्तीसगढ़ जो है, वो मिक्स हो जाता है नाम, उसमें वही शामिल है, उसमें भी वो शामिल है, उसमें वो शामिल है। तो नाम देख लेना, बहुत वो करता है, क्योंकि एकदम डीपली पूछता है अंदर अंदर से क्वेश्चन, ठीक है, जिसको बुक में नहीं मिलता है तब भी पूछ देता है उसको। एक वो हो गया। थर्ड, ज्योग्राफी तो आसान है बहुत, तो पढ़ लोगे, जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़े हो तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी हो जाएगा। बाकी जो ये है कि जैसे जो श्रृंगार बनते हैं कि ये कहाँ कहाँ पहने जाता है, ठीक है, पढ़ लिया हूँ। हाँ तो वो भूलने वाला चीज बोल रहा हूँ, उसको याद रखने वाला है वो, ठीक है। उसको आप कॉन्सेप्ट करके कैसे याद करोगे, उसको आपको उसको याद करना ही पड़ेगा। लास्ट में क्या पढ़े थे? इसी को पढ़े थे ना, यही तक आए थे। चलो नेक्स्ट है हमारा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पहले प्रोफेसर ऑफ द प्रैक्टिस। तो यहां पे आप नाम याद रखिएगा इसका, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस किसको मिला है? जागेश्वर यादव। नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको पद्मश्री मिल चुका है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पहले प्रोफेसर ऑफ द प्रैक्टिस चयन किसको किया गया है? जागेश्वर यादव। और ये पद्मश्री है, इसको पद्मश्री मिला गया है। यूजीसी के नियमानुसार उसकी नियुक्ति समाज शास्त्र, याद रखना, अध्ययनशाला में की गई थी। तो उसकी जो नियुक्ति थी, क्या पढ़ा था वो वहां पे? तो समाज शास्त्र प्रोफेसर थे वो, ठीक है। जागेश्वर यादव कक्षाओं में विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया के अनुभव बताएंगे, बिरहोर जनजातियों के जीवन से जुड़ी बातों के विद्यार्थी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, इस बिरहोर को याद रखना, क्योंकि बिरहोर किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि यही जो है आगे इसी के जीवन के लिए यहाँ पे इसको सामाजिक सेवा में, मतलब समाज सेवा में पद्मश्री मिला है। नहीं जाता जल्दी। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, बिरहोर भाई के नाम से मशहूर, मतलब इसको जो बिरहोर जनजाति पढ़े होगे आप लोग, तो बिरहोर भाई के नाम से मशहूर जागेश्वर यादव ने बिरहोर जनजाति के विकास के लिए जीवन समर्पित किया। इन्हें सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2024 में, अभी इसी साल, पद्मश्री से चयनित किया गया है। जागेश्वर यादव का नाम याद करिएगा, ठीक है, प्रोफेसर ऑफ द प्रैक्टिस। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला तो है कि कब मिला, तो इस साल जो था सामाजिक सेवा में किसको मिला है? तो ये मिला है जागेश्वर यादव को, ठीक है, 2024 में। किस लिए मिला है? तो याद रखना, सामाजिक सेवा क्षेत्र में मिला है। और क्या है इसका? तो याद रखना, बिरहोर जनजाति के लिए बहुत वो करता है, और बिरहोर भाई भी कहा जाता है इसको, ठीक है। जागेश्वर यादव को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस याद रखना, ये भी है। इतना चीज आप याद करना, इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, याद रखना, पूछते जाऊंगा भी ना। तो पहला है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, किसको बोलते हैं? जागेश्वर यादव। नेक्स्ट है हमारा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो एक नया एक अभियान लाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, इसका नाम है धरती आबा जनजाति उत्कृष्ट उत्कर्ष अभियान, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। 24 को याद हुआ था, झारखंड के हजारीबाग से यहाँ पे शुरुआत हुआ था भारत में। और छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो ये हुआ था बलरामपुर जिले में शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। भारत में शुरू कहां से हुआ था? तो झारखंड के हजारीबाग से। और छत्तीसगढ़ में कहां से हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था आपके बलरामपुर में। क्या है इसके उद्देश्य? पढ़ते हैं पहले। भारत सरकार के 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 प्रयासों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में कमियों को दूर करना है। यह जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। मतलब जो आपके नए नए जो प्रयास किए गए मंत्रालय द्वारा, उसको क्या करना है? और ढांचा को मजबूत करना है, याद रखना इसको। और बस मत दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन ये पूछेगा कब लाया गया था? तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इसको लाया गया था, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है।
वो याद करना। और एक पॉइंट याद करना, छत्तीसगढ़ में कहां शुरू हुआ था, ये बलरामपुर जिले से, ये पॉइंट पूछेगा आपको। ठीक है, समझ इंग्लिश जी। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे विविध याद रखना, नियुक्ति क्या का किसको इसको मिला है, इसको याद रखिएगा एकदम, इसको याद कर लेना। ठीक है, पहला है छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, ये है आपके नेहरू राम निषाद। और एक पॉइंट और पढ़ाया था आपको, याद करो, मंत्री जो थे, मंत्री बताया था ना, किसको मिला है, कौन से, कौन थे वो? एस टी, एस सी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, पढ़ा था ना एक दिन, कौन थे? इतना जल्दी भूल जाते हैं यार आप लोग, इतना तो पढ़ाया था कि इतना आसान है बोले थे उस समय। है क्या नितांत? विचार नेता, देख लेना, चलो नहीं बताऊंगा, पढ़ोगे फिर आप लोग। तो यहाँ पे याद रखना, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नेहरू राम निषाद। ठीक है, अभी नया नया अध्यक्ष बनाया गया है इसको, ओबीसी का। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी भी कर सकते हो आप लोग। तो ओबीसी के अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, ये है आपके नेहरू राम निषाद, इसका याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, गोडिन बहरा जलपात याद रखना, ये नया नया चीज पूछता है क्वेश्चन में ना। तो गोडिन बहरा जलपात कहाँ ढूंढा गया था, पंडरिया कवर्धा में। तो अभी अभी एक तो नया नया जगह ढूंढा गया, जैसे बताया था आपको मैं कि औरा पानी पूछता है कई बार, औरा पानी कहाँ है, उस दिन बताया था आपको मुझे, औरा पानी कहाँ है बताइए, नहीं याद है? औरा पानी, हाँ, एक पर्यटन जगह है, बिलासपुर में है, अभी भी नया नया ढूंढा गया है, वो भी जलप्रपात से बताइए तो बताता है, बहुत अच्छा जगह है वहां पे, अभी अभी नया नया अभी ढूंढा है उसको ना, मतलब पहले उसको नहीं था उससे परिचित, अभी भी ढूंढा गया है उसको। औरा पानी बिलासपुर में है, कोटा के पास होता है जगह है। तो गोडिन बहरा जलपात याद रखना, पंडरिया कवर्धा। प्रदेश की सौर ऊर्जा क्षमता, तो प्रदेश की सौर ऊर्जा क्षमता कितना है, तो 517 मेगावाट है, याद रखना, अक्टूबर 2024 तक। ठीक है, पॉइंट याद करो, पूछूंगा अभी। तो 517 मेगावाट यहाँ पे मिलेगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा अध्यक्ष कौन है, ये है सुश्री रीता सांडिल्य। तो रीता सांडिल्य का नाम याद करिएगा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है रीता सांडिल्य। पिछला कौन थे? सोनवानी का नाम नहीं जानते हो जी? गिरफ्तार हुए हैं सोनवानी, सोनवानी के अभी गिरफ्तार हुए हैं, कौन हुए गिरफ्तार? तो सोनवानी तो हुआ है, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, क्या नाम है? टीएस सोनवानी। हाँ, तो मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ जी? तो उसका नाम याद करिए कभी, बहुत सारे, जैसे मैं उसको देख रहा था वीडियो उसको, कि जैसे मेन पार्ट है आपके, जगह जगह में वो बहुत सारा जमीन वो और बहुत सारा क्या खरीद के रखा है, तो सब जितने भी आपके सीबीआई का जो हुआ ना, सब आ गया वो। छोड़ो, हमको कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, चलिए अगला है डुमाली की पहाड़ी। डुमाली की पहाड़ी है कांकेर में, याद रखना, नया नया चीज है, पूछता है क्वेश्चन। पहला है गोडिन बहरा जलप्रपात पंडरिया, गोडिन बहरा जलपात याद रखना, कवर्धा के गोड में ऐसे याद करना बहरा, तो गोडिन बहरा जलपात कवर्धा। और डुमाली की पहाड़ी कहाँ है, डुमाली की पहाड़ी है आपके कांकेर में। ठीक, नेक्स्ट है बस्तर का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार कहाँ है, डिलमिली। बस्तर का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार पता है आपको, एक चीज बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करोगे, छापा पड़ता है वहां पे। ठीक है, तो एक्चुअल में कांकेर सॉरी नारायणपुर के बीच में आता है शायद डिलमिली, और वहां पे क्या होता है ना, करोड़ों रुपए का बोली लगता है, करोड़ों रुपए का जुआ चलता है, मतलब नॉर्मल लगता है ना कि सट्टे में लगता होगा, मुर्गा का जो होता है ना दोनों का, जब लड़ाते हैं मुर्गे को, तो करोड़ रुपए लगता है, वहां पे इतने आते हैं लोग, तो छापा पड़ता है वहां पे, जाओगे तो मतलब देखो कभी मुर्गा लड़ते हुए बस्तर में, अब ऐसी मोहल्ले में,
नहीं जी, मोहल्ले वाला नहीं बोल रहा हूँ। उसमें क्या है ना, उसमें वो लगा देते थे ना उसको, बस्तर में, होंडा गांव में। हाँ। हम्म, तो देखे, तो क्या क्या था उसमें, चाकू बांध दिए थे, लड़ाते हैं हाँ। तो वैसे ही लड़ाते हैं दोनों को, और जो मर जाता है ना, मतलब अब बताओ ऐसे लड़ रहे हैं, लगाओ बोली किसमें लगाना है, पैसा लगाते हैं सब, ठीक है। अगर मेरे को लगता है वो जीतेगा तो उसमें लगाऊंगा, ऐसा, समझ रहे हो। तो बोली लगते जाता है, फिर उसके बाद मर जाते हैं, मतलब जो मतलब मर गया वो हार गया, जिसको खाते हैं वो लोग, मरने के बाद ले जाके, हारेंगे तो पार्टी, जीतेंगे तो पार्टी, वैसे रहता है ना। ऐसे कई लोग को देखना, दुख हुआ तो पियेंगे, सुख में भी पियेंगे, ठीक है। पार्टी होता है ना, तो अरे यार टेंशन है बहुत ज्यादा, आज पार्टी करते हैं, आज बहुत खुश हूं तो पार्टी करते हैं, मतलब बहाना चाहिए होता है ना पार्टी करने का। सुने हो कई लोग को नहीं, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ भाई कुछ भी पार्टी मतलब खाना है, ठीक है, पीना नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लड़के लोग को ही नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी होता है ना ऐसे नॉर्मली, इंसान बहुत, मैं आज बहुत टेंशन में हूँ यार, ऐसा साथ पार्टी करते हैं, ऐसा लड़के लोग का रहता है ज्यादा, ठीक है। तो याद रखना, बस्तर सबसे बड़ा मुर्गा बाजार, डिड मिली, ठीक है। फुटहा मुड़ा आर्द्र भूमि, तो फुटहा मुड़ा आर्द्र भूमि कहाँ है, तो गंगरेल धमतेरी में है, याद रखना। तो मुड़ा फूट गया गंगरेल, ऐसे याद करना, जैसे खेत जानते हो, खेत, छत्तीसगढ़ी में बता रहा हूँ क्या होता है। खेत में जब खेत को जब पानी डाला जाता है, तो क्या फोड़ते हैं उसमें, मेड़, तो मुड़ा बोलते हैं उसको ना, मुड़ा ला फोड़ देना, तो मुड़ा फूट गया गंगरेल बांध का, ऐसे दिमाग में रख लेना। तो मुड़ा फुटहा, ये फुटहा मुड़ा हो जाएगा, कौन सा, गंगरेल, ठीक है। तो गंगरेल बांध है, तो बांध को फोड़ा गया है किसके लिए, पानी जाने के लिए, तो फुटहा मुड़ा गंगरेल, नाम अजीब ही लगा छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे मान लो इंग्लिश में मान लो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या क्या नाम है, समझ, छत्तीसगढ़ी में जो बोलते हैं घर में ना, उनके लिए दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से चल रहा होगा, लेकिन जो नहीं बोलते होंगे ना, उनके लिए दिक्कत है बहुत ज्यादा, कि ये सब नाम कहा, डुमाली, दो, गोडिन, ये सब चीजें। और जब देखना, जब एग्जाम दोगे आप ना सीजीपीएससी का, जब सीसेट में आए छत्तीसगढ़ी, देखना कितना समझ जाएगा छत्तीसगढ़ी वालों को, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं उनके लिए, और नहीं बोलते हैं वो लोग सुने नहीं है, बोलोगे क्या है कैसा है? बचपन से हिंदी बोले हो घर में, तो छत्तीसगढ़ी कहाँ समझ में आएगा आपको, नहीं जी। बोल पाते छत्तीसगढ़ी आप लोग सब, नहीं बोल पाते, बोल लेते हैं, नहीं सीखना चाहिए, देखो ये भी एक देखो जहाँ रहते हो उसके बोली तो आना चाहिए ना, ठीक है भाई, मतलब ये मत सोचना कि कई लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी बोलते हैं एकदम गंवा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। गंवार लोग बोलते हैं, ऐसा वाला कई लोग का रहता है दिमाग में। अब आप एक चीज देखो, मतलब वही चीज मैं भी बोलता हूँ, सब बोलते हैं, बंगाली लोग को देखो, मतलब दो बंगाली मिल जाएंगे, बंगाली में ही बात करेंगे, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। दो तमिल मिल जाएंगे, तमिल में बात करें, दो ओडिया मिल जाएंगे, ओडिया में बात करेंगे, लेकिन दो छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी में बात नहीं करते, ये सबसे बड़ी दिक्कत ही है, शर्माते हैं, अरे क्या सोचते छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा हूँ, तो अब खुद बता रहा हूँ मैं, आप पता नहीं, मैं दिखाऊं कई लोग को, मैं दोस्त लोग को, अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी में, हाँ मम्मी मैं जावत हूँ, यहाँ लात हूँ, आत हूँ। अब वो पब्लिक प्लेस से पहुंच गए जहाँ बहुत सारे लोग हैं, हाँ मम्मी मैं आ रहा हूँ ना, तो कभी बात नहीं की है ना हिंदी में, ठीक है, आ रहा हूँ, ठीक जाऊंगा, भले से फोन काट के बात करेंगे, लेकिन करेंगे, लेकिन ये होता है शर्माना छत्तीसगढ़ी वालों का। अब मैं देखा हूँ बहुत लोग को ना, मैं 2 साल को देखा हूँ, छत्तीसगढ़ी में बात करें, घर में बात करें छत्तीसगढ़ी में, जैसे मान लो कोचिंग गए हैं, कोचिंग में है, कोई क्लास में कोई है, कुछ लोग हैं, फोन आ गया तो हिंदी में बात करेंगे, तो ये गलत है ना भाई, आप करो ना छत्तीसगढ़ी में बात, क्या दिक्कत है, कौन क्या सोचेगा, सब लोग करते हैं, तो ये है ना, और इसको लेकिन चिढ़ आता है हम लोग को। चलो अगला है वेलनेस टूरिज्म, ये प्रस्तावित है सेंडलेक नवागांव, सुने हो, जानते हो सेंडलेक, तो वेलनेस टूरिज्म जो प्रस्तावित है वो है सेंडलेक नवागांव में, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के समाजवादी विचारक एवं हित चिंतक कौन है, सुभाष चंद्राकर, लेखक सुभाष चंद्राकर का नाम याद करिएगा, ठीक, यही है ना, वही सुभाष चंद्राकर है, वो नहीं है, कौन सुभाष से बोल रहा हूं मैं, अलंकरण में किसके कौन सा पुरस्कार मिले सुभाष को, दानवीर, वही है कि अलग है, वो क्या था, अग्रवाल है, वही पूछ रहा हूँ आप लोग के, वही है गलत है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के समाजवादी विचारक एवं हित चिंतक है सुभाष चंद्राकर, याद रखना। प्रदेश का 5वां शक्कर कारखाना ये है आपके कवर्धा, अभी अभी कुछ दिन पहले आया था, पता नहीं ये क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बे में तरह पढ़ा था,
कि बेमेतरा में 5वां खनन प्रस्तावित है। अब ये एक बार देखने लायक है कि मैं जब इसको पढ़ा था 5वां तो बेमेतरा पढ़ा था, अब ये कवर्धा लिखा हुआ है इसमें। अच्छा तो 4 कहाँ कहाँ पे, अब क्या नाम है उसमें? हाँ वेरी गुड, ठीक। और नहीं, जसपुर में नहीं है, सूरजपुर में है, महामाया, माँ महामाया, सकरखंड, और भोराम देव, कवर्धा, और एक और है पंडरिया में। हाँ? पंडरिया, पंडरिया जो आपके वो भोरम देव कारखाना, सका कारखाना, वो है आपके कवर्धा। एक है आपके पंडरिया, कवर्धा में भी है एक वही। और ये बेमेतरा में जो 5वां था वो प्रस्तावित था। अब मुझे नहीं पता अभी ये नया कवर्धा दिया हुआ है इसमें नया करेंट में, तो एक बार चेक कर लेना, आप सर्च मारना, आपको बेमेतरा ही मिलेगा कि 5वां जो था इसको चेक कर लीजिए आप लोग ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो पढ़ा था मैं बेमेतरा ही पढ़ा था इसको, कि नया 5वां सड़क कारखाना बेमेतरा में आयोजित है बोल के। यहाँ पे फिर से कवर्धा दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे कुक करते हैं यहाँ पे जी शक्कर कारखाना कहता हूँ, मतलब किस जगह में खोला जाता है कारखाना? हाँ, तो गन्ने और बाकी क्यों नहीं खोलते हैं? है? तो कारखाना के लिए क्या क्लाइमेट लगेगा? जैसे अगर कारखाना दूर में रहा और बोलते हैं अगर गन्ने की फसल की कटाई जिस दिन हुई है उसके 24 घंटे के अंदर ही कारखाने में ले जाते क्रॉस कंटेन काम होता है। कुछ ऐसा होता है क्या? कवर्धा से हो? नहीं, अच्छा, सबको पता है आप लोग? बात वो सही बोल रहे हो, बात ये भी है ना, वो ठीक है, वो भी है। सेकेंड ये है ना कि उसका जो कॉस्ट प्राइस जो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, और वो मतलब ये है कि उसको ले जाना आने बहुत खर्चा हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाता है। तो हमेशा देखना कुछ भी जो प्लांट का खाने बनाते हैं हमेशा उसी के पास बनाते हैं। अब सिंपल से बात है, उसके पास नहीं बनाएंगे, वैसी माहौल नहीं मिलेगा, तो फिर मतलब पानी कहीं से लाओ, ये लाओ, वहां से यहाँ से लाओ, तो वो उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। ये एक होता है, आप बोले वो भी सही होगा, ठीक है। जो अब 24 घंटे के अंदर, मुझे नहीं पता था बात, ऐसा है क्या, देख लेना, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, इसको चेक कर लेना कि बेमेतरा है, मैं बेमेतरा पढ़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, कवर्धा चेक कर लीजिएगा एक बार आपको। बेमेतरा में जिले में 11 एथेनॉल प्लांट स्थापित किए गए हैं। अब ये इसको यहाँ पे लिख दिया, तो याद रखना एथेनॉल प्लांट, एक क्वेश्चन पूछा था पीसी3 में एक बार कि एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो याद रखना बेमेतरा में, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद करिएगा। छत्तीसगढ़ पिछड़ा अध्यक्ष कौन है? नेहरू राम निषाद, तो नेहरू जी याद रखना, ठीक है। फिर है गोडिन बारा जलपात, गोडिन बारा पंडरिया। प्रदेश की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? 517। छत्तीसगढ़ लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? रीता सांडिल्य। डुमारी की पहाड़ी, कांकेर। बस्तर सर मुर्गा बाजार, दिलमिली। फुटहा फुटहा मुड़ा, फुटहा मुड़ा कहाँ है? गंगरेल, याद रखना, गंगरेल का बांध जो है फूट गया है, ऐसे याद करना। वेनलेस टूरिज्म, सेंडलेक। समाजवादी विचारक सुभाष, सुभाष याद रखना। प्रदेश का 5वां कारखाना, अभी दिया है, चेक कर लीजिएगा इसको ना, वेथेनॉल आपके बेमेतरा, ठीक है। क्योंकि मैं क्या है अभी तक ना जो प्रस्तावित था वो बेमेतरा ही पढ़ा था मैं, अब इसमें कवर्धा दिया हुआ इसलिए मैं सोच ये हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा आप उसको, कंफ्यूज मत होना वहां पे। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा, देखो बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा कौन थे? जनजाति लोग बहुत मानते हैं इसको, उसके लिए युद्ध भी हुआ था, पता है बिरसा मुंडा युद्ध हुआ था, तो भगवान मानते हैं इसको, ठीक है। तो जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के हर जिले जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है, ये याद रखना पॉइंट को, ठीक है। तो उसकी जो जयंती है, जो पैदा हुए थे, कब हुए थे? 15 नवंबर को, अभी भी हुआ पिछले महीने में। तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, इसको भी याद कर लेना, बिरसा मुंडा, ठीक है। तो भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, कब? तो 15 नवंबर, याद रखिएगा क्या है? जनजाति गौरव दिवस। तो 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कोई बार आपको कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर। किस लिए मनाया जाता है? तो भगवान जो है बिरसा मुंडा की जयंती
कौन जयंती है? तो 150वीं जयंती अभी हुआ है, देख लेना। ठीक है, अगला है भोरम देव सेंचुरी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां। तो यहाँ पे देखो, भोरम देव सेंचुरी मतलब आपकी अभ्यारण्य जो है, तो भोरम देव अभ्यारण्य में, ठीक है, 6 नई प्रजातियां मिली है किसकी? तितलियों की। पहले से संख्या 116 थी, अभी संख्या 122 हो गई बढ़ के। याद रखना, यह अभ्यारण्य तितलियों के लिए पूरी तरह से अनुकूल बताया जा रहा है। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना, भोरम देव जो अभ्यारण्य है, यहाँ पे 6 नई प्रजातियों खोज हुई है तितलियों की। ठीक है, और इसमें से जो आपके 116 पहले थे, अब 122 हो गए हैं, 6 नए मिला के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां तक पढ़े थे हम पिछले जी? ये पढ़ चुके थे? ये पढ़ चुके थे ना? ये पढ़े थे? ये पढ़ चुके हैं? अच्छा, एनआईटी आईटी वाला हो गया पूरा खत्म, ही दूसरा पढ़ेंगे फिर। यहाँ तक ये पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़े? जल शक्ति पुरस्कार ये पढ़ चुके हैं, रंजन भाटा ये पढ़ चुके थे, तीर दर्शन ये पढ़ चुके हैं, इसको ही पढ़ चुके थे, नाम चेंज। अच्छा, पूरा तो पढ़ ही लिए नहीं। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलो मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ और फैक्ट को, इसमें हो गया है निकल नैरेटर लिखाऊंगा इसको। चलो डालो हेडिंग आप। व्हाइट बोर्ड, बोर्ड कहाँ से होगी? माई बोर्ड लिखिएगा। कोरबा के जंगल में मिले 4000 साल पुराने शैल चित्र। लिखो, पॉइंट बना लो। तो 4000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ हुए हैं? कोरबा में। पॉइंट अगर लिखो, कोरबा में मिले 4000 वर्ष पुराने शैल चित्र। गांव है लेकिन ना दूधी टांगर, एक गुफा है यहाँ पे, ग्राम है, तो यहाँ पे गुफा है, उस गुफा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। मतलब अजीब अजीब चित्र बने हुए हैं ना, मतलब जैसे मान लो हथियार के, आपके हिरण के, तो शैल चित्र वो निकाला गया उसको। 4000 वर्ष पुराने शैल चित्र थे वो। लिख लो, अगला पॉइंट लिखो। 45 से अधिक शैल चित्र प्राप्त है। शैल चित्र, तो 45 से अधिक शैल चित्र प्राप्त है यहाँ पे। मैं लिखवाते जा रहा हूँ, उसको करते जाना, ठीक है? मैंने पॉइंट को खोज करता, लेकिन कौन खोज किया इसका? हरी सी छत्री, हरी सी छत्री, तो इसे खोज करता थे। जैसे हड़प्पा वड़प्पा को देखे हो ना, तो वहां पढ़े होंगे आप लोग, तो वैसे इसका भी याद रखना कौन खोज किया इसका। तो हरी सी छत्री, और किस काल से रिलेटेड किया गया इसको, तो लिख लेना, ताम्र पाषाण युग काल, ताम्र पाषाण युग से इसको रिलेट किया गया है। ताम्र पाषाण युग।
इतना पॉइंट याद रखिएगा कि कोरबा में 4000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहां से मिले हैं? तो दूधी डांगर गांव है, वहां की गुफा है, उस गुफा से प्राप्त हुए हैं, जिसमें 45 से अधिक क्या है, शैल चित्र प्राप्त है। कौन इस खोज करता है इसके? तो हरीश सिंह छत्री, याद रखिएगा उसका नाम। और ये कौन से काल से है? तो ताम्र पाषाण काल से ये रिलेटेड है। इतना पॉइंट याद कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट है राहुल गुप्ता का नाम लिख लो। जानते हो राहुल गुप्ता? भाई है मत बोलना, ठीक है। राहुल गुप्ता, सुने नाम? छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन बोलते हैं इसको, लिख लो, माउंटेन मैन राहुल गुप्ता। नहीं, बिलासपुर से नहीं है, पिछले वाली थी। हाँ, अंबिकापुर से भी नहीं पता मेरे को, लेकिन है छत्तीसगढ़ से, देख लेना। अंबिकापुर से पक्का? क्यों नहीं हूं मैं, नहीं दिया इसमें। लिखो आगे। 15 अगस्त 1924 को तो पूछे क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन किसको बोला जाता है, तो राहुल गुप्ता का नाम याद करिएगा, ठीक है। तो 15 अगस्त 90 कुछ दूसरा लिखवा देगा। 2024 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी? हाईएस्ट पीक ऑस्ट्रेलिया कौन सा है? भारत का कौन सा है? माउंट एवरेस्ट भारत का है। तो क्या लोगे पूछेगा तो? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। देखो केटू आपके पीओके में आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, लेकिन आंसर केटू ही ले हुए, केटू को ही लेते हैं। कंचनजंगा, अगर मान लो केटू ऑप्शन नहीं हुआ तब आप लोग कंचनजंगा को, ठीक है, आपको सिक्किम में कंचनजंगा, लेकिन आंसर केटू ही होता है। कितना ऊंचाई केटू का? बताओ जी, माउंट एवरेस्ट कितना है? ये तो पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848। हाँ 8848.86 एग्जैक्ट में 884850 दिया होता है, तो आप याद रखना 8848.86 एग्जैक्ट डेटा उसका। और जो आपके केटू है, केटू चाहिए 8611, केटू की ना, जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, केटू की बात कर रहा हूँ। और कंचनजंगा की बात करेंगे तो वो है 8586, एक्चुअली मिलता ही है 8586 ऐसा, ठीक है, दो मिलता है इसका। 85 98 ही मिलता है, दोनों मिलता है ना, 85 86 85 98, ये दो डेटा मिलता है। और ये दिया होता है बुक में, लेकिन एक्चुअल में लेता इसको है, जो पूछा है एग्जाम में, ये लिया गया है कंचनजंगा का, बता रहा हूँ आपको ना, ठीक है। तो याद रखना 8848.86 किसका है? माउंट एवरेस्ट का। याद रखिएगा जितने भी आप देखोगे, जैसे पहाड़ियां देखे होंगे आप लोग, ठीक है, जो मतलब अब देखो ध्यान सुनो, अब ये 8848 है, ठीक है, पंथा, कई बुक में देखना 8850 भी दिया होता है माउंट एवरेस्ट का, और एग्जैक्ट डेटा निकल का है 8848.86। अब 86 से बढ़ा है, इसका पॉइंट बढ़ा है, तो इसका लॉजिक क्या है, इसको क्यों बढ़ता है? हाँ ठीक, तो हो रहा है तो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, वो समझ में आ गया। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि जैसे आप कुछ साल बाद, 10 साल 20 साल बाद देखोगे, तो इसका डेटा शेट बढ़ जाएगा डेटा। जैसे मान लो सपोज कि हम जैसे, अब एक ये भी मिलता है कि जैसे हम बात करें कि मैं अरावली की बात करता हूं, अब अरावली की बात किया तो अरावली क्या है? हा? सबसे ओल्डेस्ट फाउंटेन है, ओके। तो इसका क्या है लॉजिक, और बताओ उसमें, और हाइट कम हो गया है, पहले ये था कि इससे ऊंचा था ये, ठीक है, क्यों कम हुआ है वो? मतलब क्या क्या होगा, रीजन क्या है इसका होने का? इरोजन। हाँ, इरोशन का मतलब क्या है रीजन, और इरोशन में क्या क्या आते हैं? वेदर, और मतलब रीजन पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो तय हुआ है उसका,
लेकिन क्या का रीजन है उसका होने का पूछ रहा हूँ, किस लिए होते हैं? जो पर्वत है, सपोज कि मैं बोलूं कि ये पर्वत है, इसकी ऊंचाई कम हो गई, यहाँ पे इतना हो गया, ये हो गया, जो भी हो गया, क्यों हुआ ऐसा पूछ रहा हूँ। अब बढ़ना समझ में आ गया आपको कि चलो बढ़ रहा है, क्योंकि जो प्लेट है वो ऊपर नीचे कर रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। चलो माउंट एवरेस्ट की, ठीक है, तो ये फोल्ड माउंटेन है, कौन सा, अरावली है कि माउंट एवरेस्ट है? तो माउंट एवरेस्ट फोल्ड माउंटेन ना, ठीक है। पूछता है इसका टाइप्स ऑफ माउंटेन, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ माउंटेन जाओगे तो अलग अलग टाइप्स मिलता है। जैसे इसकी बात करेंगे तो ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। जैसे हम सतपुड़ा की बात करेंगे तो ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पे अरावली किस प्रकार का माउंटेन है? अरावली भी फोल्ड माउंटेन है। पक्का? हाँ सर, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। हाँ ओल्डेस्ट है वो, ठीक है, ओल्डेस्ट है, लेकिन वर्तमान में कौन से माउंटेन में आ गई? अवशिष्ट क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी? अवशिष्ट क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अवशिष्ट क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्चुअल में देखिए बता रहा हूं आपको, यहाँ पे दो रीजन है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि अरावली किस टाइप का पर्वत है बोलेंगे, वर्तमान में लोगे तो वर्तमान में आपका ये फोल्ड माउंटेन नहीं है ना, वर्तमान में ये होगा आपका अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। अवशिष्ट मतलब ये होता है कि जिन पर्वतों का जो ऊंचाई है वो क्षय के कारण जो बच गया उसका अवशिष्ट बोला जाता है। तो अगर करेंट की बात करेंगे तो ये एक है अवशिष्ट पर्वत, सबसे ओल्डेस्ट पर्वत है, ओके ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे पूछेगा कि सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है, तब भी अरावली होगा, ये समझ रहे हो? दो तीन तरीके बता रहा हूं आपको। अरावली पहले फोल्ड माउंटेन था, उसका इतना क्षय हुआ, इतना उसका वो हो गया, वर्तमान में ये आ गया है अवशिष्ट पर्वत कैटेगरी में। तो ये आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये वो फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन बोलेगा तब आएगा अरावली, लेकिन यदि अरावली किस प्रकार का पर्वत है बोलेगा तो वो है आपके अवशिष्ट पर्वत है। अब अवशिष्ट की इंग्लिश मेरे को नहीं पता, क्या देख लेना, क्या बोलते हैं देखो तो बस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अवशिष्ट को? ग्रेनिट, रिलिट, आर आई आर ई, यही दिया है रिलिक्ट, रिमेनिंग। तो जो बोल रहा हूं देख लीजिएगा, रेसिडुअल देख लेने के बाद, ठीक है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस प्रकार का है अरावली, तो आप यही लोगे अवशिष्ट पर्वत। अगर पूछेगा सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन कौन है, तो देखो फोल्ड माउंटेन आप क्या पढ़े, आप पढ़े कौन सा, ये माउंट एवरेस्ट पढ़े फोल्ड माउंटेन में। तो फोल्ड माउंटेन है, लेकिन अगर ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन बोलेगा तो उस कंडीशन में आंसर होगा अरावली आपका। ओल्डेस्ट भी वही होगा, ओल्डेस्ट फोल्ड भी वही होगा, दोनों कंडीशन में। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा ना। तो यहाँ पे यदि बात करें कि क्षय कैसे हो रहा है, क्वेश्चन में रहा था कि जो पर्वत है, अब ये पर्वत जैसे हम बात करें, अब कंडीशन दो आ गया कि सर एक पर्वत को बोल रहे हो कि ऊपर बढ़ते जा रहा है ऊंचाई, और एक पर्वत जो था इससे ज्यादा था ऊपर, ये कम होते जा रहा है। दो कंडीशन आ गया ना। कंडीशन एक आया कि हम बोल रहे हैं कि जो आपका जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो ऊंचाई बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो अब ये बताओ ये कम होते जा रहा है, तो क्या जो प्रेशर इस पे लग रहा है वो इस पे नहीं लग रहा होगा? जो चीज कंडीशन आप उसको बोल रहे हो यहां पे ऐसा नहीं होता होगा, तो ये क्यों क्षय नहीं हो रहा? इसका उसका याद था बोल रहे हो। हम्म हम्म, ठीक। यहाँ पे देखो, अच्छा मतलब पहले क्वेश्चन बताइए मेरे को कि एक क्षय कारण क्या हो रहा है, मतलब जो ऊंचाई कम होते जा रहा है इसका रीजन क्या है? फॉरेस्ट रीजन मतलब पेड़ काट रहे हैं तो इसमें तीन चार चीज काम करता है। एक तो देखिए, एक तो आपके है रैन, ठीक है, रैन वर्षा। तो वर्षा कैसे होता है बता रहा हूं, देखो समझा रहा हूं, फिर समझाता हूं दोनों कंडीशन में। सपोज ये पर्वत है, ठीक है, अब रैन हो रहा है, रैन हुआ, अब बोलोगे रैन तो यहां भी हो रहा है, बताऊंगा दोनों कंडीशन में। तो एक रैन है, तो जब बारिश होगी, वर्षा होगी, तो टकराएगी, इसमें टकराएगी तो वो टूटेगा पत्थर चट्टान, इससे इसकी ऊंचाई कम होती जाएगी। ये कंडीशन एक रखा गया है ना। सेकेंड एयर,
तो सेकेंड एयर है इस कंडीशन में, जो आपके हवाएं चलती है तेज, देखिए होगे हवा तो उड़ा के जाता है लोगों को, ठीक है, तो हवाएं चलती है तो ये इससे भी इसका क्षय होते जा रहा है, मतलब ये टूटे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड आपका बोल सकते हैं कि जो आपके रिवर है, तो रिवर बोल सकते हैं नदी, तो नदी कैसे होगा, जो यहाँ से नदियां जो बहती है वो क्या करते हैं, जैसे आप मूवी वगैरह देखे होंगे, केदारनाथ वगैरह देखे होंगे, पत्थर को तोड़ तोड़ के आती है नदियां, लेके आती है ना, जैसे अब सिंपल से बात है, पढ़े भी होंगे ज्योग्राफी में कि जब नदियां बहती है तो क्या लेके आती है, हाँ अब वो पढ़े हो, भाबर प्रदेश किसको बोलते हैं, भाबर किसको बोलते हैं, पढ़े हो ज्योग्राफी, तो भाबर क्या होता है, बताओ जी ऑनलाइन वालों, भाबर बताइए मुझे, हाँ केवल गंगा नदी, आप सुने होंगे ना, एक होता है आपका क्या क्या होता है, भाबर, तराई, खादर, बांगड़, ठीक है, तो खादर बता सकते हैं आपको क्लास में, बता था खादर के बारे में नहीं बताया था, डेल्टा पढ़ाया बताया था जी, डेल्टा खादर एक साथ बताया था। तो ये भाबर क्या होता है, इंग्लिश में भाबर ही बोलते हैं ना, किसी और बोलते हैं, नाम तो ही है, नाम ही है, ठीक, मतलब वही सोचा था समझ में आ रहा नहीं आ रहा, भाबर बोल रहा हूँ तो क्या किसको बोलते हैं ये मत, तो क्या होता है भाबर, क्या पढ़े हो, हाँ मैं 1 मिनट समझाऊंगा ना आपको ना, तो जिंदगी में नहीं भूलोगे उसको, भाबर वाबर को, तो कैसे पढ़े हो समझ नहीं आता मेरे किसी, उत्तर भारत का मैदान पढ़े हो ज्योग्राफी में, उत्तर भारत का मैदान, देखो 3 चीज होता है इसमें, एक होता है भाबर, एक होता है तराई, एक होता है खादर, और एक होता है बांगर, ठीक है, मैं यहाँ ज्योग्राफी में आ गया हूँ, चलो समझाता हूँ फिर भी, देखो ये हमारा पर्वत है, ठीक है, तो यहाँ पे चीज समझना, जैसे मैं बोला कि जो नदियां हैं पहाड़ों से पर्वतों से काटते हुए निकलती है, निकलती है, तो जब जैसे सपोज मैं ध्यान समझना, ये ऊंचाई है, ऊंचाई से वाली नदी, तो यहाँ से एक नदी बहते हुए आ रही है, तो नदी में क्या लेके आएगी, भावर लेके आएगी, कंकड़ पत्थर और सांप लेके आती है ना, और सांप लेके आती है, तो अब मान लो मैं एक पत्थर लेके आया इधर से, एक इधर मान लो ऐसा है, एक पत्थर को नीचे गिरा रहा हूँ, तो पत्थर साथ में आएगा नदी साथ में, तो पत्थर जैसे ही उसको मैदान मिलेगा क्या होगा, पत्थर हाँ टूट जाएगा, रुक जाएगा, तो वैसे ही क्या होता है, यहां से लेके आ रहे हैं और साथ लेके आ रहे हैं, जैसे ही उसको मैदान मिलेगा, तो मैदान जैसे ही मिलेगा यहाँ पे अवसादों का जमा हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि ये 1 2 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल का नहीं है, ये लाखों करोड़ों सालों चल रही है, प्रक्रिया चल रहा है ना, हम तो पैदा तब से चल रहा है ना, नदी बह रही है अवसाद लेके आ रही है, अवसाद जमा होते जा रहा है, तो ये कई किलोमीटर तक अवसाद जमा हुआ ऐसे, ठीक है, अब ये अवसाद जमा हो गया, ऊंचाई में बढ़ गया, अब जब अब नदी आएगी, जैसे मान लो नदी में बाढ़ है, तो समझ में आता है नॉर्मल नदी बह रही है, तो नदी बह रही है तो क्या होगा, अब नदी यहां से लुप्त हो जाएगी, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, वाटरफॉल गए कभी देखने के लिए, वाटरफॉल गए हो देखने, तो आप देखना वाटरफॉल गए हो देखने, तो बड़े बड़े पत्थर गिरे होते नीचे में, जहां पे खड़े होकर सेल्फी भी लेते होगे, फोटो खिंचाए होगे, बैठे होगे, और देखना पानी वहां पे नहीं दिखता है, अंदर अंदर बहता है, जब पानी कम रहता है तब बता रहा हूँ, बढ़ता तो जाने देते नहीं है आप लोग को, तो कम रहता है पानी, अंदर जाता है अंदर अंदर, तो पत्थर ऊपर से गिरे होता है, पत्थर पत्थर कहाँ से आया होता है, ऊपर से आता होगा ना, जहां से पत्थर, वरना इतना बड़ा बड़ा पत्थर कहां से आएंगे, तो वैसे ही पत्थरों का जमा हो गया, तो जहां पे वही कंकड़ पत्थर आदि का जमा होता है उसी को बोला जाता है भाबर क्षेत्र, आया समझ में, भूलोगे अब, ठीक, तो यहाँ पे याद रखना सेकंड चीज ये है कि यहाँ की जो पानी है वो लुप्त हो जाती है, क्यों लुप्त हो रही है, क्योंकि इतना जमा हो गया है कि वो जो वाटर है वो अंदर ही अंदर जा रहा है, उसके अंदर में जा रहा है ना, सिंपल सी बात है, बहुत चीज भर गया है तो अंदर ही अंदर जाएगा ना जी, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पानी को लाओ, क्या मैं भीगूंगा, नहीं भीगूंगा, अंदर जाएगा ना, क्योंकि मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, बहुत सारा चीज रख दिया हूँ, तो लेकिन यही बाढ़ आ गया तो तब तो आएगा, उस कंडीशन में यहाँ पे ऊपर से आएगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा, अब जो नदी लुप्त हो गई है वो नदी अब कहीं ना कहीं निकलेगी ना, जब अंदर ही गायब हो जाएगी, जैसे हम कच्छ के रण पढ़े होंगे, आप एक नदी के नाम पढ़े होंगे, कौन सा नदी था,
नहीं, लूनी, लुई नदी पढ़े हो आप? तो लुई नदी कच्छ के मिल जाती है, अंदर ही अंदर बहेगी, समुद्र जाके मिल जाती, पता नहीं चलता। जैसे मान लो नदी आ रही है, अब यहाँ से नदी गायब, अंदर ही अंदर बह रही है, जाके समुद्र में मिल जाती। ठीक है, तो अब यहाँ पे समुद्र है ही नहीं, तो कहीं कहीं निकलेगी नदी कि पानी लुप्त हो जाएगा, निकलेगा ना। अब जहां भी निकलेगा, जब पानी फिर दिखाई देगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पानी को फेंकूं, पानी को फेंकूंगा, पानी कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? मिट्टी में। हाँ, भाई तो जितना सोखना सोखेगा ना, फिर पूरा पानी सोख लेगा, इतना पानी यहाँ पे। तो जहां पे अगर फेंकूंगा तो बिखरेगा ना पानी जी, मतलब उसका क्या है, जल मार्ग नहीं है पानी का, जल मार्ग नहीं पानी का, तो पानी क्या करेगा? बिखरेगा। ऐसा मतलब जैसे सपोज मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, ठीक। अब पानी यहां से, कौन सा कलर ये आएगा, पानी ऐसे फैलेगा इस तरह से, क्योंकि उसका कोई जल मार्ग ही नहीं है। समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि एक नल है, नल को लेना और ऐसे पानी को रख देना, पानी कहां जाएगा? पूरा फैलेगा ना। क्यों फैलेगा? क्योंकि जल मार्ग नहीं है पानी का, तो फैलेगा पानी। तो वैसे यहाँ पे पानी फैलेगा, कहीं भी जाएगा फैलेगा, तो ये क्षेत्र क्या बन जाएगा? दलदली बनेगा, पूरा पानी भरा रहेगा यहाँ पे। यही क्षेत्र कहलाता है आपका तराई प्रदेश। समझ में आ रहा है? मैं एकदम बता रहा हूँ लॉजिक से, अब भूलोगे मत। जहां कंकड़ पत्थर का जमा हुआ, भाबर हो गया, जहां पानी लुप्त हो जाती, पानी फिर पानी प्रकट हुई, वहां पे क्या बन गया? यहाँ पे तराई प्रदेश। अब पानी तो फैला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जलमार्ग मिलेगा ना, अब आगे बढ़ेगी पानी, ये क्षेत्र दलदली होगा, लेकिन पानी आगे बढ़ेगी, जलमार्ग मिलेगा ही मिलेगा, तभी तो बहेगा, नदी बहती जी। तो अब जलमार्ग मिल गया किसको? नदी को। पानी आगे बह रही है, तो अब पानी आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे अब ये जलमार्ग है, ये पानी बह रही है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में आ गए, पहला कंकड़ पर जमा हुआ, निकली, सेकेंड फैला, तराई हो गया, फिर आगे जलमार्ग मिला, ये जलमार्ग है ना, तो यहाँ पे अब पानी बह रही है नीचे में, तो पानी बह रही है, तो अब बताओ, जैसे बाढ़ आया, देखो बाढ़ आता हुआ नदी को क्या होता है? बाढ़ आता है तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, समझना ध्यान से। अब बाढ़ आया, यहां तक पानी जा रहा है, मतलब ये जलमार्ग था, ऊपर गया पानी और यहां तक पानी पहुंच गया, मतलब ये समझ लो कि यहां की मिट्टी को लेके जाएगा और यहाँ पे क्या छोड़ेगा? नवीन जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक भी पाया था भारत में जलोढ़ मिट्टी। मतलब ये बोल सकते हैं, मैं हिंदी बता रहा हूँ ना, इंग्लिश में देख लेना, नदी के किनारे की वह निचली भूमि जहां प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, वही कहलाता है आपका, ये जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यही कहलाता है आपका खादर। नदी के किनारे की वह निचली भूमि जहां प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, वो कहलाता है आपका खादर प्रदेश। ठीक है, और सेम चीज में क्या होगा, मतलब ये समझना ध्यान से, इसके बारे में दो चीज बता रहा हूं फैक्ट। पहला फैक्ट ये है कि जहां तक बाढ़ का पानी पहुंचा, मतलब हर साल पहुंचता है वहां तक ना, तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? उपजाऊ बनेगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ की मिट्टी को लेके जाएगा, यहाँ पे क्या छोड़ेगा? नवीन जलोढ़ मिट्टी छोड़ेगा, छोड़ेगा ना, तो ये उपजाऊ हो जाएगा क्षेत्र। लेकिन इधर और इधर, मतलब नदी के किनारे की उच्च भूमि जहां प्रति वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, वो क्या हो जाएगा? वो कहलाता है आपका बांगड़। क्यों होगा? क्योंकि ये बना होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी से और ये बना होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। ये अत्यंत उपजाऊ होता है, ये उससे कम उपजाऊ होगा। क्यों? कभी कभी बहुत सालों में एक बार पानी पहुंचता है यहां तक, बहुत बार बढ़ गया पहुंचेगा, हर साल नहीं पहुंचता पानी, नहीं पहुंचता। तो यहाँ पे याद रखना कि बांगड़ क्या होता है? नदी के किनारे की वह उच्च भूमि जहां तक प्रति वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वो कहलाता है आपका बांगड़ प्रदेश। ठीक है, अब आगे जाएगा, यही जब मुहाना खत्म हो जाएगा तो एक होता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है? अब ये नदी आगे बह रही है, ठीक है, अब देखो नदी आगे बह रही है, बाढ़ आया हुआ है, मुहाना खत्म हो गया, ये समुद्र है, ये समुद्र है। अब पानी फैलेगा, सेम कंडीशन वही आएगा, पानी फैलेगा ऐसा बहुत से।
यहाँ की मिट्टी के लेके फिर आएगा समुद्र में, और यहाँ पे क्या छोड़ेगा, नवीन जल और मिट्टी छोड़ेगा। तो यही क्या कहलाएगा, डेल्टा। ये सुंदरम डेल्टा सुने हो, तो यही आपके गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी द्वारा मिलकर बना हुआ क्षेत्र पूरा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब भूलोगे तो बता दोगे ना, इसी क्वेश्चन पूछता है बहुत उसमें। खादर क्या है, नदी के किनारे की वह निचली भूमि, जैसे सपोज कि ये जलमार्ग है, जलमार्ग है, बाढ़ आया तो यहां तक पहुंचता है, तो जहां तक पहुंचेगा वो उस एरिया कहलाएगा खादर, और नहीं पहुंचेगा वो कहलाएगा बांगर। लेकिन कभी कभी पहुंचता है ना, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, तो इसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे अभी एक, चलो इसी थोड़ा सा बात में आ रहा हूं। जैसे हम बात किए कि कई बार हमारे, मानसून में आ रहा हूं सीधा ना, ठीक है, थोड़ा सा मानसून में लेक्चर रहा हूं। तो जैसे मैं बात करूं कि कई बार देखना आपको बहुत ज्यादा बारिश होता है, कई बार सूखा होता है, ऐसा क्यों होता है? बताओ। हाँ? कैसे काम करता है? अच्छा, वर्षा कहां होती है हमारे यहाँ? मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, तो ये इसको दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों बोलते हैं हम? हाँ? ठीक, चलो। तो अगला पॉइंट मेरा ये है कि हर साल मानसून वहीं से ही क्यों आती, कहीं और से क्यों नहीं आती? हाँ? वही बनता है आगे। अच्छा, व्यापारिक पवन क्या होता है? सर ट्रेड विंड के कारण से आती है। किसके जी? सर ट्रेड विंड के कारण से। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, ये व्यापारिक पवन क्या होता है? सर व्यापारिक, इक्वेटोरियल रीजन में जहां पर हाँ, जो हवाएं चलती है उनको हम ट्रेड विंड कहते हैं। जब और नीचे से ना 0 डिग्री के नीचे से ये ट्रेड विंड्स आती है, तो लेकिन कितना जैसे ही वो डिग्री होता है, जीरो से कितना? हाँ जी सर। 0 डिग्री से कितना आता है नीचे? सर वो याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ। हाँ हाँ तो वो नीचे से आती है, लेकिन जैसे ही वो इक्वेटर क्रॉस करती है, हाँ, जैसे मैं यहाँ पे उनकी बात ना करूँ, उनकी टेंडेंसी होती है टू मूव ये 0 टुवर्ड्स डिग्री हो देयर गया, राइट। ये होता है आपके 32-35, यहाँ की हवा बनती है, सॉरी, इस दिशा में जाती है ऐसा, इस दिशा में जाएगी, ऊपर की हवाएं जो है इस दिशा में आती है ऐसा, इसी को बोलते हैं व्यापारिक पवन। तो ये व्यापारिक पवन जब दिख रहा है ना, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ठीक। तो व्यापारिक पवन जो है इसमें एक बोलता है आपके, एक लॉ होता है किसका, फेरल। तो फेरल्स लॉ एक पढ़े होगे आप लोग, पढ़े हो? फेरल्स लॉ पढ़े हो? अब वो फिजिक्स का नहीं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, ये इसका फेरल लॉ है। तो इसमें जो जो आपके व्यापारिक पवन है, इसमें फेरल का एक लॉ काम करता है। फेरल ने एक लॉ दिया था, उसने ये बोला कि जो हवाएं जो है दक्षिणी गोलार्ध से इक्वेटर की ओर आती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, इक्वेटर पार करने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। ये फेरल ने सिद्ध किया था, इस पे लॉ किया था, ये इस दिशा में मुड़ेगी ऐसा, समझ रहे हो? फेरल ने ये बोला कि जो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से आती है, इक्वेटर पार करने के बाद क्या होता है, वो अपने राइट साइड, मतलब राइट साइड मुड़ जाती है, और जो हवाएं उत्तर से आ रही है वो लेफ्ट की ओर मुड़ेगी ऐसा, इधर, समझ रहे हो? अब यही जो हवाएं दिख रहा है आपको, जो आगे जो व्यापारिक पवन था, ये भारत है, यही आगे चल के दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्माण करती है। तो एक लो प्रेशर काम करता है, एक लो प्रेशर जानते होंगे, तो हाई से कहां जाएगा, लो प्रेशर। तो हाई से लो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बता रहा हूं। चलो एक नॉर्मल चीज पूछ रहा हूँ, सांस कैसे लेते हो आप लोग, ये बताओ मेरे को, सांस ले रहे हो, बताओ जी। मतलब ऑक्सीजन लेते हैं ना हम लोग, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आपको मतलब मेहनत करना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए, कि अपने आप आता है, कि ढूंढते हो कि वहां पर ऑक्सीजन लेना है, ऐसा ऐसा ढूंढते हो, क्यों आता है अपने आप, फैला हुआ है?
तो फिर भी भाई कि आपके बिना मेहनत से आपकी ओर आ रहा है हवा, आपको सांस जो ऑक्सीजन है पहुंच रहा है आपके अंदर, क्यों? सिर्फ क्योंकि एल्वेलाइज हमारे लंग में ना लो प्रेशर रीजन रहता है और लो बाहर में प्रेशर रीजन अंदर। एटमॉस्फेयर हाई रहता है, तो हाई टू वेरी लो गुड। जाता है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, जो यहाँ पे लो प्रेशर है ना वही काम करता है ना। तो पहला चीज दिमाग में रखना, जो एयर होता है ना, जो एयर है वो करता है हाई से जाता है लो की ओर। अब मैं एयर की बात नहीं करूं, दुनिया की जितने भी सारी चीजें हैं सब हाई से लो की ओर जाता है। जितना भी ले लो आप, जैसे वैकेंसी खाली हुआ, लो हो गया, फिर खाली होगा, जाएंगे सब हाई वाले, उसके दौड़ेंगे ना। जैसे ही फुल होगा फिर कहीं और देखेंगे कहाँ भी लो हो रहा है, तो जहां जहां लो होगा वहां वहां हाई वाले दौड़ते हैं। हर जगह ही होता है, ठीक है। तो यहां पे बात करूं मैं एयर की, तो एयर कहाँ आता है? हाई से लो की ओर। जैसे क्रिकेट खेलते हो आप लोग, खेलते हो क्रिकेट, तो कई बार ऐसे देखे होंगे कि हवाएं ऐसी बह रही है, मारे होंगे तो हवा से वापस आता है, पता है बॉल, अरे यार हवा उधर से आ रहा था तो उधर से बॉल इधर आ गया, आउट हो गया, होता है। सेकेंड ऐसा होता है कि जस्ट उल्टा बना शुरू हो जाता है, तो कई बार अच्छा लगता नहीं, 60 पे भी चले जाता है ना, हवा के साथ जाता है ना। अचानक से हवा ऐसे भरी थी, अब ऐसे बना शुरू हो गया। यहाँ पे कैसे होता है देखो, जैसे हमारे जब हम सांस छोड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर बनता है लो प्रेशर बनता है। तो लो प्रेशर बनता है तो हवा क्या करता है, जैसे ही लो प्रेशर बनता है, आसपास जो हवाएं होती है वो कहाँ आता है? हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही लो प्रेशर होगा आना शुरू हो जाएगा। किस तरह से बनेगा देखो, बता रहा हूँ। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ये लो प्रेशर एरिया बनाएगा, जैसे ही लो प्रेशर बनाएगा आसपास की हवाएं इसको आना शुरू हो जाएगी सब, तो वैसे शुरू हो जाता है हमारे यहाँ। अब मैं एक बात करूं, जैसे एक कांच के एक बॉक्स में बंद कर दूं आपको, ठीक है। अब बताओ सांस ले पाओगे वहां? क्यों? क्योंकि जब तक वहां पे ऑक्सीजन होगा तब से हाई से लो आपके अंदर आएगा ना। आप छोड़ोगे आपके अंदर लो बनेगा, वहां से हाई आएगा, लेकिन एक ऐसा कंडीशन हो जाएगा वहां पे खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन, तो आपके अंदर हाई बन जाएगा, वहां पे लो बनेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके अंदर की हवाएं निकलेगी हाई से कहा? लो की ओर। दम घुटेगा फिर आपका। जैसे एक और सुने होंगे आप लोग कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब कम होती है, नाक से खून निकलता है। तो पता है आपको, दोपहर में तो ऑक्सीजन नहीं रहता, लेवल कम होते जाता है। तो जैसे ही आप ऊपर बढ़ते जाओगे हाई से लो आएगा, एक कंडीशन ऐसे आएगा, वहां पे कम हो जाएगा, आपके अंदर हाई बनेगा, वहां को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? हाई से लो की ओर जाएगा, फिर दम घुटेगा आपको। समझ रहे हो? चक्रवात जानते हो क्या होता है? अच्छा, ये बताओ, ये देखी होगी आप लोग गांव में शहर में जो भी हो, वो क्या होता है? चलो चक्रवात तो छोड़ो, वो बहुत बड़े है, उसको क्या होता है वो, बताओ क्या होता है वो? बवंडर बोलते हैं ना, बवंडर क्या होता है? भूत बोलते हैं ना, कई लोग भूत बोलते हैं, क्यों? आ? भूत इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि ना, मतलब हमारे घर वाले बोल रहा हूँ, बाकी तो बोलते हैं, घर वाले डराए थे हमको, वहां मत जाना, एक भूतिया पेड़ होता है, हर गांव में होता है ना, मैं देखा हूँ जितने भी गांव शहर जो भी होगा, एक दिमाग में बसाते हैं घर वाले की, सुने होते हैं कुछ भी कि ऐसा हुआ है, तो बोलते हैं अरे वहां मत जाना। घर वाले हमें बोलते हैं ना कि वहां पे ऐसा होता है, भूत वूत होता है, वहां पे ऐसे उसको डराए थे, ऐसा किए, तो मन में डालते हैं हमारे। पता है ऐसा? कभी ऐसा किया बचपन में कभी कि सपोज आप कहीं गए हुए हो रात को, और आपको वापस आना है अकेले, कोई दोस्त आ ही रहा है, और बीच में वो जगह भूत जो भी पेड़ वो जो भी हो पड़ता होगा, अब आपको उसी क्रॉस करना, दिमाग में है आपके कि वो क्रॉस होगा, कैसे घर जाऊं मैं? तो दौड़ते हुए आए, आंख बंद करके, आंख बंद किए, दौड़ते हुए घर पहुंचे हो? हाँ, वो तो ठीक है हनुमान चालीसा, लेकिन कई बार ऐसा लोग कहते हैं ना कि हम दौड़ते हुए आंख बंद घर पहुंचते नहीं था, बचपन में होता है ऐसा, ये हो गया। तो ये भी एक था। तो ये जो बवंडर है ना, ये होता क्या है बता रहा हूँ, जैसे ही लो प्रेशर बनता है, अच्छा ये बता रहा हूँ देखो ध्यान से, एक ना पेपर लेना, ठीक है, एक पेपर लीजिएगा, पेपर को चारों तरफ से बांधना, मतलब जैसे पेपर है, यहां से हिस्सा ऐसा करके बांध देना और छिद कर देना, फिर उसको आग जलाना, क्या होगा? है? नहीं, और मैं बोला हूँ, क्वेश्चन है मेरा, जैसे पेपर है, एक फोर पेपर आता है, न्यूज पेपर, न्यूज पेपर को चारों साइड से, मतलब कोने कोने उठाना, इधर जोड़ देना, इधर जो ना पैक कर देना ऐसे करके, फिर उसको आग जलाना, क्या होगा? उड़ेगा ना। क्यों उड़ेगा? क्यों उड़ेगा जी? यहां पे याद रखिएगा, होता क्या है, जैसे ये लो प्रेशर बनता, कैसे बता रहा हूं आपको, जब
तापमान बढ़ता है ना, तापमान बढ़ेगा, तो तापमान जब बढ़ेगा तो हवाएं हल्की होके ऊपर उड़ जाती है। तो सेम कंडीशन क्या होगा, जब उसको आग जलाओगे तो हवा, आग तापमान बढ़ेगा, जलाओगे तो वो हल्की होगा, फिर उड़ना शुरू हो जाएगा। कभी ऐसे करना होगा ना, करना, देख एक्सपेरिमेंट, मतलब हाँ होता है, ठीक है। तो सेम कंडीशन काम करता है लो प्रेशर का ना। तो आग जलाए, यहाँ पे आग तो नहीं है, तापमान बढ़ेगा ना, तापमान बढ़ेगा तो हवाएं हल्के ऊपर उठेंगी, जैसे ऊपर उठेंगे क्या बनेगा, वहां पे लो प्रेशर बनेगा। तो लो प्रेशर बनेगा तो आसपास की हवाएं क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगी, जब टकराएंगे आपस में तो ये फिर बवंडर बनेगा। और यही बड़ा रूप क्या करता है, चक्रवात का रूप लेता है, ठीक है। तो ये बाउंडर बनेगा, ये भूत जो भी था यही होता है। तो भूत नहीं होता, याद रखना, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, पॉलीथीन वगैरह उड़ाते उड़ाते हैं। अच्छा एक चीज और पूछ रहा हूँ, ठीक है, एक इसी में कॉन्सेप्ट आया, सांप गिरते हुए देखे हो कभी आप लोग, देखे हो, कौन देखे, कौन सांप, बारिश पीटी, छोटा सा पतला सांप, मछली, हाँ मछली देखे हो, क्यों गिरता है जी, क्यों, हाँ हाँ सही में गिरता है, वो सही बोल रही है, गिरता है, रीजन पूछ रहा हूँ क्यों गिरता है, बताओ बताओ जी, सुने हो, तो क्या लगता है रीजन क्या होगा इसका। मैं क्लास 3 का ना बुक देख रहा था, क्लास 3 का बुक देख रहा था। उस बुक में क्या दिया हुआ था, जब तापमान बढ़ता है, तापमान जब बढ़ेगा तो क्या होता है, जो सूर्य क्या खींचता है, पानी खींचता है ऊपर, तो क्या वाष्पीकरण होता है, तो साथ में मछली भी चली जाती है, बुक में दिया हुआ है ना। अब मैं भतीजे की बुक पढ़ा था एक मिनट, ठीक है, तो बुक में दिया हुआ था, ऊपर जाता है और ऊपर में क्या होता है, आसमान में फिर मछली रहते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो क्या उसको लेके जाएंगे, चलो लेके चले भी गए, मान भी लिया, तो क्या जिंदा रहेगी वो, तो सांप भी चला जाएगा, चलो ठीक है, जिंदा रहेगा सांप, जिंदा रहता है ना जी। तो क्या है रीजन, वहां पे जाकर रुक सो रहेंगे शेर के सांप ऐसे स्थाई में, और वहां पे गिराएंगे फिर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऊपर में कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे यही काम करता है। देखो बता रहा हूँ, हमेशा देखना, यदि आपको मछली या सांप गिरते हुए दिखेगा तो उस समय हवा चलता रहता है। अब बिना ऐसे नहीं कि हवा नहीं चल रहा है या टप से गिर गया, ऐसा तो नहीं होगा, तो हवा चलेगा ही चलेगा। एक्चुअल में क्या होता है, आसपास क्षेत्र में यहाँ पे ये चक्रवात आया होता है, तो जैसी वो जो बवंडर है ना, वो तालाब से होके जाता है, तो तालाब से मछली जो रहते हैं ना, मछली को लेते हुए फिर जाता है, तो दूर से गिराता है, हमको पता ही चलता है कि यहाँ पे नहीं होता है, आसपास हो रहता है, दूर फेंकता है, तो इसे गिरेगा, दिखेगा कि अरे यहाँ पे मछली गिर रहा है, कारण इसका यही होता है। सांप जो होते हैं ना, सांप भी यही होता है कारण, बवंडर। तो इसलिए देखना, वो सांप लपटाते हैं जी, लपटे हुए रहते हैं सांप एक दूसरे में, इसी में लपटाते हैं इसमें, और वो हल्का होता है इसलिए वो आता है, मोटा सांप कभी नहीं आएगा। क्या बोलोगे अजगर गिरा, तो कभी नहीं गिरेगा ना, मोटा सांप कभी नहीं गिरता है, एकदम पतला पिपली सांप बोलते हो ना, वो पतला रहता है बहुत, इसलिए वो आसानी से चल जाता है सांप में, और जब बहुत सारे होते हैं तो फिर लपटा आते हैं आपस में। तो इसका यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है, याद रखना, वो पानी में वहां ऊपर में रखता है, गिरता है, ऐसा नहीं होता, इसका रीजन यही होता है। हाँ, मछली उछली, सांप भी, मछली भी गिरता है, तालाब के पास ही गिरेगा मछली भी, और आसपास ही गिरता है, मतलब बारिश हो रहा है या तो हवा चल रहा है तब गिरता है, नॉर्मल में नहीं गिरेगा, ठीक है। चलो ज्योग्राफी में आ गए थे हम लोग, करंट पढ़ते हैं। टाइम हो गया है जी, मेरे को पता ही नहीं चला, 5, 4 से 5 था ना क्लास में, तो हो गए, यहीं तक पढ़ते हैं। भी कौन सी क्लास है, सर आगे होंगे, चलो कल पढ़ते हैं, ठीक है, करंट आज पढ़ ही नहीं पाए।